नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज़। मैं हूं आप सभी के साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम अहम बड़ी खबरें डिफेंस से जुड़ी लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ईरान अमेरिका में फिर बढ़ने लगी टेंशन। बड़ी खबर इस वक्त की, ईरान की रडार ड्रोन कंट्रोल साइट्स पर अमेरिका का हमला। अमेरिका ने मिसाइल ड्रोन से किया हमला। बड़ी खबर इस वक्त की, ईरान ने अमेरिकी एयरबेस को बनाया निशाना। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान अमेरिका के बीच फिर से बढ़ने लगी टेंशन। ईरान की रडार ड्रोन साइट्स पर अमेरिका ने हमला किया। हमले के लिए मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ईरान अमेरिका में फिर बढ़ने लगी है टेंशन। ईरान की रडार कंट्रोल साइट्स पर अमेरिका ने हमला किया है। अमेरिका ने मिसाइल ड्रोन से हमला किया। बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, ईरान अमेरिका में फिर से बढ़ने लगी है टेंशन। बड़ी खबर इस वक्त की, ईरान की रडार कंट्रोल सिस्टम को निशाना बनाया गया है। ग्राफिक्स के जरिए डिटेल से पूरी जानकारी आपको देंगे। आईआरजीसी के कमांडर का बयान आपको सुनाएंगे। उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। ईरान अमेरिका में बढ़ती टेंशन। अमेरिका ने ईरान पर किया हमला। गोरुक और केशम द्वीप पर हमला किया। यहां पर ईरान के रडार और ड्रोन कंट्रोल साइट्स थी, जिसे अमेरिका ने मिसाइल से निशाना बनाया, टारगेट पे लिया। और अमेरिका ने दावा किया कि MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का बदला हमने ले लिया है। यह अमेरिका की तरफ से भी कहा गया है। ईरान के 2 ड्रोन तबाह कर दिए, ये यूएस ने कहा। तो वहीं ईरान की तरफ से आईआरजीसी ने संभाला मोर्चा और बड़ा दावा कर डाला। अमेरिकी एयरबेस को हमने मिसाइल से निशाना बनाया, ये ईरान ने दावा किया, लेकिन यह नहीं बताया कि कौन से एयरबेस को निशाना बनाया। ईरान ने मलबे से 1000 मिसाइलें निकाल ली हैं, जिसके बारे में अमेरिका दावा कर रहा था कि मिसाइलें मलबे के नीचे दब चुकी हैं, ईरान इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन अब सोर्सेस कह रहे हैं कि इन मिसाइलों को ईरान ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है और रेडी टू यूज इस्तेमाल के लिए मिसाइलें तैयार हैं और जवाब इजराइल को दिया जा सकता है। वहीं ईरान के सांसद इस्माइल कौसरी का बयान, अमेरिका ने बंद किया है हॉर्मुज स्ट्रेट, अमेरिका को दुनिया को इसका जवाब देना होगा। ईरान के सांसद हैं इस्माइल कौसरी, उनको जरा सुन लेंगे और फिर एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। بالاخره خود اونها چون باعث شدن، ما که به اصطلاح نخواستیم این چنین بشه. ما هیچ موقع به اصطلاح تنگه هرمز رو نخواستیم بیایم به صورتی به اصطلاح ببندیم، اما چون اینها اومدن جنگ رو بر ما تحمیل کردن و اونم وسط مذاکره در 2 جنگ دوم و سوم این کار رو انجام دادن، خب ما الان میخوایم بگیم که حالا که شما این خطا رو کردی، بهتونم گفتیم که اشتباه نکنین که جنگ رو بخواین شروع بکنین، حالا که شروع کردین حالا خودتون پاسخگو باشین، حالا خودتون خواسته های اروپا و کشورهای آسیای شرقی و اینها و حتی به اصطلاح جنوب خلیج فارس و کشورهای عربی رو پاسخگو باشید. चलिए एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे इस बेहद खबर के साथ, क्योंकि 2 खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल PK सहगल सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू। चर्चा की शुरुआत PK सहगल सर आपके साथ। डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि सब कुछ चंगा है, जल्दी ही सीज फायर हो जाएगा, ईरान के साथ बातचीत चल रही है, ईरान हमारी शर्तें मानने के लिए तैयार है। लेकिन इस बीच अमेरिका का यह दावा कि हमने ईरान की 2 साइट्स पे हमले किए और दूसरी तरफ ईरान का दावा कि हमने अमेरिकी एयरबेस के ऊपर मिसाइल दागी। क्या वाकई में दोनों देश एक लंबे सीज फायर की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं या पर्दे के पीछे कुछ कहानी और चल रही है सर? देखो, इसमें किसी पर कोई शक नहीं कि ये 27 मई को भी इस बात की मुठभेड़ हुई जब अमेरिका ने बंदर अब्बास के ऊपर हमला किया, ये कहकर कि वो डिफेंस ऑपरेशन था। और बंदर अब्बास जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हर प्रकार से डोमिनेट करता है, मिसाइल के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से और फास्ट फोर्स के माध्यम से। और फिर कल और परसों रात को उन्होंने दोबारा अटैक किया
उनके 2 आइलैंड्स के ऊपर और एक सिटी के ऊपर। ये कह करके उन्होंने बदला लिया है। जो उनके रीपर ड्रोन को मारा गया, वो कहा जा रहा है कि उनका रीपर ड्रोन इंटरनेशनल वाटर्स में था और ईरान ने इसको मार गिराया। तो हमने उस जवाबी कार्रवाई में ईरान के उन साइट्स के ऊपर हमला किया है जहाँ से ये ड्रोन्स लॉन्च हुए थे या मिसाइल लॉन्च हुई थी। 2 आइलैंड्स, रुक सिटी था जी साथ ही साथ उन्होंने कहा ये हमारे डिफेंसिव ऑपरेशन है। इसमें हमने उनके रेडार्स को और उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी बर्बाद कर दिया है और उनके ड्रोन्स को भी बर्बाद कर दिया है। और ईरान ने उस समय भी, जब 27 मई को हमला हुआ था बंदरबास पे, तभी भी अमेरिका का जो बहुत बड़ा बेस है, एयर बेस है कुवैत में, उसके ऊपर हमला किया था। आज फिर IRGC ने कुवैत के ऊपर दोबारा हमला किया है, ये इशारा देने के लिए। लेकिन वास्तव में दोनों देश जो है चाहते हैं कि कोई बड़ा समझौता हो जाए, लेकिन बीच में अमेरिका बार बार इस माफी की कार्रवाई करता है प्रेशर डालने के लिए जी कि देखो, अगर हम दोबारा युद्ध में बढ़े तो हम बहुत बड़े पैमाने पर आपको नुकसान कर सकते हैं। और जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान साफ तौर पे कह रहा है कि हम हर प्रकार से समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन समझौते में आपको कुछ हमारी शर्तें माननी पड़ेगी और हमको कुछ आपकी शर्तें माननी पड़ेगी। अमेरिका की जो रेड लाइन है बड़ी क्लियर है। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आपको हम किसी प्रकार से न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे, और दूसरा जितना भी आपका एनरिच्ड यूरेनियम है वो आपको हमको सौंपना होगा। ईरान की जो शर्तें हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखो, हम 10 साल के लिए समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन 20 साल के लिए समझौता नहीं करेंगे। दूसरा, आप कहते हैं कि अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिसमेंटल करो, उनको हम डिसमेंटल नहीं करेंगे। NPT के तहत हमको इजाज़त है कि सिविल यूजेज के लिए हम यूरेनियम को इनरिच कर सकें, और वो हम उतना करेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। साथ ही साथ वो साफ तौर पे कह रहा है कि जो आपने सैंक्शन लगा रखी है उस सैंक्शन जी को हटाइए, जो आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड किया हुआ है ब्लॉकेड को हटाइए, और जो हमारा बहुत बड़े पैमाने पर एसेट फ्रीज किए हुए हैं उसको डीफ्रीज कीजिए। क्योंकि वो कह रहे हैं हमको आपके ऊपर किसी प्रकार का भरोसा नहीं, अमेरिका को उसके ऊपर भरोसा नहीं, ईरान को अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं। जी वास्तव में दोनों ही देश जानते हैं कि उनके हित में नहीं है दोबारा जंग स्टार्ट करना, लेकिन उसके बाद भी सिचुएशन काफी वोलाटाइल है, काफी सेंसिटिव है, काफी चिंताजनक है। इसकी वजह से ऑयल प्राइसेस 2% और बढ़ गई है आज, एग्री मार्केट से गिर रही है, दुनिया को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। दुनिया की तरफ से जबरदस्त प्रेशर है। जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक है, डोनाल्ड ट्रंप को जबरदस्त प्रेशर है रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, अपने लोगों की तरफ से, और उनके जो मिड टर्म इलेक्शन होनी है नवंबर में, उसको साफ तौर पर नजर आ रहा है ट्रंप को। उसमें सेनेट का और हाउस ऑफ ठीक सर रिप्रेजेंटेटिव दोनों में से उनके हाथ से छीन सकते हैं, और वो लेम डक प्रेसिडेंट बन सकते हैं। उनकी बड़ी जबरदस्त कोशिश है कि जल्द से जल्द कुछ समझौता हो, जिसमें साफ तौर पे कहें कि हमने ऐसा समझौता किया है जो 2015 से ओबामा का जो समझौता था उससे सुपीरियर। ओके वास्तव में उन्होंने जो एक 50% दिया है, उसमें कठिनाई और भी कठिनाई कर दिया है। मुश्किल लेकिन हो ईरान साफ तौर पे कह रहे हैं हम किसी प्रकार से, आप हमारे सिर के ऊपर बंदूक रख के बोले कि डॉटेड लाइन पे साइन करो, वो हम नहीं करेंगे। ठीक है ठीक बैक है टू यू। ओके मैं लौटता हूं सर फिर आपके पास, लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। कैसे हम क्योंकि दो तरह की बयानबाजी है, एक तरफ अगर हम पीठ हेगसेथ को सुने, मार्क रूबियो को सुने, डोनाल्ड ट्रंप को सुने, तो सीधे तौर पे वो बातचीत की भी बात करें, लेकिन दूसरी तरफ धमकियां भी लगातार जारी हैं कि हम जंग के लिए भी तैयार हैं। दूसरी तरफ ईरान का साफ कहना है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर आप हम पे जंग थोपेंगे तो जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस बीच में ये छुटपुट हमले, कभी बंदर अब्बास पे तो कभी दूसरे बंदरगाह पर, कभी फिर ईरान का पलटवार, क्या एक छोटी सी गलती इस जंग को फिर से भड़का सकती है? किस तरफ इन दोनों देशों के रिश्तों को आप आगे जाता हुआ देख रहे हैं, और इसका क्या इंपैक्ट मिडिल ईस्ट पे पड़ेगा सर? देखिए राजेश जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच में सिर्फ विश्वास का संकट नहीं है जी बल्कि एक अविश्वास की गहरी खाई है। और जो स्टेटस को 28 फरवरी को बिगड़ा, जो दशकों पुराना स्टेटस को था, वो टूट गया, और एक नया स्टेटस को बनाने में, नए तरीके की सहमतियों को बनाने में और नए तरीके की यथास्थिति को मेंटेन करने में लंबा समय लगेगा। और इसी वजह से मैं कोई परमानेंट पीस डील की संभावना अभी नहीं देखता। जी हालांकि बातचीत जरूर चल रही है, सीज फायर भी बना हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये सीज फायर कितना फ्रेजाइल है कि अब बीच बीच में हमले हो जा रहे हैं। कभी ईरान हमले कर दे रहा है, कभी अमेरिका हमले कर दे रहा है,
और दोनों के बीच में जो बातचीत चल रही है उस पर भी सहमति नहीं बन पा रही है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो इंटरनेशनल वाटर वे है वो ब्लॉकेट की स्थिति में अभी भी बना हुआ है। और अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान की तरफ से जो शर्तें रखी जा रही हैं, जैसा कि अभी जनरल साहब ने बताया कि जो पूरी उनका जो रुख है वो बहुत सख्त है कि अपने यूरेनियम एनरिचमेंट का जो राइट है वो मेंटेन करना चाहते हैं। हमास हिजबुल्लाह हूती को उनका जो सपोर्ट है वैसे ही जारी रहेगा। इजराइल के प्रति कहीं कोई चेंज नहीं आया है, उनके अप्रोच में जो नफरत है वो अभी भी बनी हुई है। और ऐसे में जो ईरान के और वो भी चाहते हैं कि आप हमारे ऊपर सैंक्शन हटा दें, हमारे जो फ्रोजन एसेट्स हैं उसको डीफ्रीज कर दें, इत्यादि इत्यादि, जो कि अमेरिका मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी शर्त है कि आप यूरेनियम एनरिचमेंट आप कर नहीं सकते, न्यूक्लियर वेपन्स के लिए आप आगे बढ़ नहीं सकते, आतंकवाद को आप सपोर्ट करेंगे तो इससे बाधाएं आएंगी। हिजबुल्लाह और इजराइल में भी आप देख रहे हैं किस तरीके से अटैक्स, काउंटर अटैक्स हो रहे हैं और उसको वो भी एक डिस्ट्रप्शंस पैदा कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो पूरी बातचीत की प्रक्रिया है वो बहुत चुनौतीपूर्ण है और विश्वास की, ट्रस्ट डेफिसिट की भारी कमी है। और ऐसे में अगर कोई पीस डील होती भी है तो कितनी स्टेबल होगी मैं उसके बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि वो फ्रेजिलिटी उसकी जो है बनी रहेगी, वो कब ब्रेक कर जाए कोई नहीं कह सकता। तो ये जो पूरा जो सिनारियो आगे के समय में राजेश जी जो दिख रहा है वेस्ट एशिया का, वो एक प्रोलॉन्ग्ड लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ये स्पष्ट रूप से दिखता है। और इसको लेकर के मैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने और विश्व के अनेकों जिम्मेदार नेताओं ने इस बात को कहा भी है कि हमें एक लंबे समय के लिए अपने आप को तैयार करके रखने की आवश्यकता है। ये जो डिसरप्शंस है एनर्जी सप्लाई चेन्स के, वो लंबे समय तक जारी रहेंगे। एक जो आपदा की स्थिति है, जैसे कोरोना का जो संकट था वो एक आपदा थी, उसी तरीके से ये एक संकट मेड क्राइसिस ही है, लेकिन ये है कि एक क्राइसिस लंबी चलती हुई दिखाई देती है। और ऐसे में पूरे विश्व को और भारत को विशेष रूप से हमारे अपने राष्ट्र को भी तैयार रखने की जरूरत है और इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। अल्टरनेट डेस्टिनेशन, अल्टरनेट एनर्जी सप्लाई रूट्स, एनर्जी सप्लाई चेन्स को एस्टेब्लिश करने की कोशिशें की जा रही हैं और ये जो एफर्ट्स है सपोर्ट करने की आवश्यकता है। प्रत्येक नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने एनर्जी कंजम्पशन में ऑस्टेरिटी के मेजर्स अपनाएं और अधिक से अधिक किफायत बरतें, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। तो ये मेरा मानना है कि जो सलाह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दी है और वैश्विक मंचों पर भी वो जाकर के इस बात को भी कह रहे हैं कि यदि इसी तरीके की स्थितियां बनी रही तो बहुत बड़ी जो और आपका कहना है कि और खराब हो सकते हैं। ठीक है संजीव जी, मैं लौटता हूँ, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आता हूँ। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम लौटेंगे। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एनआईए का खुलासा। आतंकियों के तार पाक बैंक से जुड़े हुए थे। एनआईए 2 साल तक ने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया गया, ऐसा क्यों? 2021 से रची जा रही थी क्या पहलगाम की साजिश? बड़ी खबर इस वक्त की, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एनआईए का बड़ा खुलासा। आतंकियों के तार पाकिस्तान के बैंक से जुड़े हुए थे। एनआईए 2 साल तक ने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया गया। 2021 से रची जा रही थी क्या पहलगाम की साजिश? डिटेल से आपको हम पूरी खबर आपको बताएंगे। एक बार ग्राफिक्स प्ले करिए, क्योंकि बहुत डिटेल से एनआईए ने इसके बारे में जानकारी दी है। 2021 से रची जा रही थी पहलगाम की साजिश, क्या बड़ा सवाल है। दरअसल एनआईए ने पाकिस्तान को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। होता यह है, पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझ लेते हैं। 2021 में एनआईए ने जो कड़ियों को जोड़ा है, 2021 में पाकिस्तान की कंपनी है टेक सीरत प्राइवेट लिमिटेड, उसमें रेडमी 9T मोबाइल को आयात किया था। अब समझ लीजिए, 2021 में 9T आयात किया गया। टेक सीरत प्राइवेट कंपनी है, टेक सीरत प्राइवेट कंपनी है जिसने आयात किया था। ये पाकिस्तान की कंपनी है, कराची में ऑफिस। 2023 में एक और फोन रेडमी नोट 12 जो है वो भी पाकिस्तान की कंपनी आयात करती है। ये एयरलिंक्स कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने आयात किया, पाकिस्तान में ही इसका ऑफिस। और पाक बैंक फैजल जो है वो फाइनेंस करता है एयरलिंक्स कम्युनिकेशंस लिमिटेड को भी और टेक सीरत प्राइवेट लिमिटेड को भी। और 22 अप्रैल 2025 से पहले ये फोन जो है, एक हफ्ता महज पहले जो है वो शुरू होते हैं। 2021 से आया फोन जो है 2025 तक जो है बंद रहता है, चालू नहीं होता है, कोई इसका इस्तेमाल नहीं करता है। लेकिन फिर उसका इस्तेमाल होता है कहां आकर? कश्मीर के आसपास।
28 जुलाई 2025 को इंडियन आर्मी ऑपरेशन करती है और पाकिस्तान के 3 आतंकियों को ढेर किया जाता है जिन्होंने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमला किया था। तीनों आतंकियों के पास ये मोबाइल मिलते हैं और मोबाइल में कुछ फोटो, कुछ मैप मौजूद थे और फोन से कोई कम्युनिकेशन डेटा नहीं मिला। यहां पे होशियारी देख लीजिए, कोई कम्युनिकेशन डेटा नहीं था, लेकिन मोबाइल थे जिसके अंदर फोटोज थे और कुछ मैप पड़े हुए थे जो कि पहलगाम के आसपास के थे। लॉन्ग रेंज रेडियो कम्युनिकेशंस का बातचीत के लिए इन आतंकियों ने इस्तेमाल किया। इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या ये सिर्फ एक आतंकी का खेल है या पाकिस्तान का जो पूरा ढांचा है वो ही इसमें लगा हुआ है? चाहे बैंक हो, चाहे वो आईएसआई हो, चाहे फिर वो पीओके में उनके मिलिटेंट कैंप हो। पीके सहगल सर से समझने की हम कोशिश करेंगे। पीके सहगल सर, 2021 और 23 में मोबाइल आते हैं, 2025 तक उनका इस्तेमाल नहीं होता। पहलगाम आतंकी हमले से पहले उनका इस्तेमाल होना शुरू होता है और फिर वो पाकिस्तान की ही कंपनियां आयात करती हैं और आतंकियों के पास जब भारत उनको ढेर करता है तो उनके पास वो मोबाइल मिलते हैं। और वो बैंक जिसकी हमने बात की, फैजल बैंक, 2007 में जब FBI तफ्तीश कर रही थी तो 9/11 से भी उसके तार जुड़े थे। क्या एक पाकिस्तान के अंदर हम देखें एक ढांचागत तरीके से उसमें बैंक भी शामिल हैं, उसमें नीति निर्माता भी शामिल हैं, उसमें फॉरेन वाले भी शामिल हैं, उसमें मिलिट्री भी शामिल है, उसमें आतंकी भी शामिल हैं। क्या ये एक ढांचागत तरीके से पूरे आतंकियों को फंडिंग होती है, उनको तैयार किया जाता है? कैसे आप देख रहे हैं सर? देखो, पाकिस्तान में बड़ा क्लोज नेक्सस है बिटवीन दी टेररिस्ट, दी पाकिस्तानी आर्मी, दी पाकिस्तानी आईएसआई, सिविल डिस्पेंसेशन और उनका जितना भी मनी लॉन्ड्रिंग का जी, जिसमें उनके बैंक्स भी इन्वॉल्व है। खासतौर पे ये जो लॉन्ग रेंज सिक्योर कम्युनिकेशन सेट थे जिनको इंपोर्ट किया गया 2021 में, एक को किया, फिर 2023 को, और ये इंपोर्ट होने के बाद में ये आतंकी इसको दे दिए गए और आतंकियों ने इसका इस्तेमाल नहीं किया ताकि किसी प्रकार से हिंदुस्तान जो है इंटरसेप्ट करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर ले। लेकिन ये साफ तौर पर आता है कि तैयारी जो है, वेदर इट वाज पहलगाम और कोई और जगह, तैयारी जो है इस माफी के ऑपरेशन की 2021 से शुरू हो गई थी और इसको अंजाम उन्होंने दिया 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के अंदर। लेकिन ऑपरेशन महादेव, पाकिस्तान के जो 3 टेररिस्ट थे जिन्होंने ये कार्रवाई की थी पहलगाम में, वो पिछले तकरीबन 2-2.5-3 महीने से छुपे हुए थे और बाद में सैटेलाइट्स के माध्यम से उनकी एग्जैक्ट लोकेशन को पता लगा दिया गया कि दाचीगाम के इलाके में छुपे हुए। और ऑपरेशन महादेव को 4 फोर्सेज ने लॉन्च किया। उसमें 15 कोर शामिल था, उसमें राष्ट्रीय राइफल शामिल था, सीआरपीएफ शामिल था और जेके पुलिस शामिल था। और एक एक्यूरेट स्ट्राइक के माध्यम से उन तीनों को ढेर किया। वहाँ पे ये कम्युनिकेशन सेट मिले, कुछ मैप्स मिले, कुछ पैसा मिला, लेकिन साफ तौर पे ये नजर आया कि उनकी बातचीत हुई थी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन साफ तौर पे नजर आ रहा था कि पाकिस्तान का जो नेक्सस है बिटवीन द टेररिस्ट, द आईएसआई, द पाकिस्तानी आर्मी, द पाकिस्तानी डिस्पेंसेशन एंड द वेरियस इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, उस सारों का जबरदस्त नेक्सस है। एंड द नेक्सस डज नॉट लिमिट इटसेल्फ टू पाकिस्तान ओनली। वो पाकिस्तान के बाहर जो है, यूके से जो उनका पैसा आता है, या सऊदी अरेबिया से पैसा आता है, या जर्मनी से पैसा आता है, या कनाडा से आता है, ऑल देम आर इंटरकनेक्टेड एंड लिंक्ड। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं बधाई देता हूँ NIA को कि बार बार पाकिस्तान हर प्रकार से एक्सपोज हो जाता है। एक्सपोजर में समय लगता है, लेकिन वास्तव में हिंदुस्तान जो एविडेंस रखता है दुनिया के सामने, उस एविडेंस को पाकिस्तान जो है नजरअंदाज नहीं कर सकता। और अभी पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त कोशिश हो रही है कि दुनिया को बताए कि जो उसके ऊपर टेरर का लगा हुआ है स्टैम्प, उस स्टैम्प को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर उन्होंने लॉबिंग फर्म्स को हायर किया है जो बड़े पैमाने पर लॉबिंग कर रहे हैं अमेरिका में, यूरोप वगैरह में, कि पाकिस्तान के ऊपर जो टेरर का एक बहुत बड़ा दबाव है, टेरर का, उसको किसी तरीके से हटाया जाए। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के नवाज शरीफ और खासकर के असद मजीद जो अमेरिका के फेवरेट, डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट जनरल बन गए हैं, फेवरेट फील्ड मार्शल हो गए हैं, कि इस समय नज़दीकियाँ ज़बरदस्त चाइना के साथ में भी है, अमेरिका के साथ में भी है और साथ में सऊदी अरेबिया के साथ भी डिफेंस पैक्ट किया है।
हिंदुस्तान को बड़े सतर्कता बरतनी पड़ेगी और बड़े सावधानी से जांचना होगा कि पाकिस्तान असली मंशा क्या है। इसी को निगाह में रखते हुए, अगर आपको याद होगा, एनडीए की पासिंग आउट परेड में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने साफ तौर पे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। हमारी आर्म फोर्सेस जो है, चाहे आर्मी हो, नेवी, एयरफोर्स हो, बड़े पैमाने पे मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, बड़े पैमाने से तैयारी कर रहे हैं एक जी नए ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को अंजाम देने के लिए। अगर पाकिस्तान ने गलती से भी किसी प्रकार से हमको ललकारा तो बैक टू यू। ठीक है। संजीव श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू एनआईए की रिपोर्ट पाकिस्तान को लेकर, लेकिन एक पॉइंट उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट और था जो शायद मैं मिस कर गया यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए, कि 3000 उन लोगों को दिया जिन्होंने भारत में आने के बाद उन्हें खाना खिलाया। एनआईए क्या कहता है कि अगर वो इन्फॉर्मेशन देते तो शायद इतने लोगों की जान बचाई जा सकती थी। और कैसे हम इसको देखें, क्योंकि देश के अंदर भी ऐसे लोग बैठे हैं जो चंद रुपयों के लिए गद्दारी करने के लिए भी तैयार हैं। जी जी राजेश जी, ये एंटी टेरर ऑपरेशंस का और आतंकवाद के विरुद्ध जो हमारा अभियान है उसका एक अभिन्न हिस्सा है कि उसमें जो देश के अंदर के बैठे हुए देश के दुश्मन हैं, जिस थाली में खाते हैं उसमें ही छेद करने का काम करते हैं, गद्दार हैं, ट्रेटर्स हैं। और ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स और स्लीपर सेल के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस बात की नितांत आवश्यकता है कि ऐसे जो भी एलिमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। ये भी उन आतंकियों से कम नहीं है जिन्होंने आतंकी घटना को अंजाम देने का कार्य किया है। ये भी उसी तरीके की साजिश करता है जैसे साजिश करता पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो जैसी साजिशें रचती है, उस तरीके की साजिश के तौर पे ही इनको भी ट्रीट किया जाना चाहिए और इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि अनेकों ऐसे बड़े एक्शंस लिए भी गए हैं, अनेकों ओवरग्राउंड वर्कर्स, स्लीपर सेल के ये जो एलिमेंट्स हैं वो गिरफ्तार भी किए गए हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की गई हैं। अनेकों जो इस्टेब्लिशमेंट में घुस पाने में सफल हो जाते हैं, सरकारी नौकरियाँ इत्यादि हासिल कर लेते हैं और वो सरकार के अंदर के सिस्टम की भी अनेक तरीके की जो खुफिया जानकारियाँ यहाँ वहाँ पास करते हैं, उनको भी जो है नौकरियों से निकाला गया है। तो इस तरीके की जो बड़ी कार्रवाइयाँ हैं वो भी करते रहने की लगातार आवश्यकता है। एनआईए ने इसी बात को कहा है। और देखिए, आतंकवाद के संदर्भ में हमारा जो अप्रोच है और जो होना चाहिए वो कम्प्रेहेंसिव होना चाहिए। जो आतंकी हैं उनके खिलाफ सीधी कार्रवाई, उनकी सपोर्ट बेस पर कार्रवाई। और साथ ही साथ मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि ये जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो उनको बैकअप मिलता है, सपोर्ट मिलता है, सोशल मीडिया इनक्रिप्टेड मैसेजिंग का इस्तेमाल भी ये आतंकी बड़े पैमाने पर करते हैं। तो साइबर डोमेन में जिस पर कि आज पूरे विश्व की निर्भरता बढ़ती जा रही है, इन आतंकियों की भी बड़ी निर्भरता है। जो आईएसआईएस के अलकायदा के आतंकी हैं वो साइबर डोमेन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनकी फिजिकल टेरिटरी तो उनसे छीन ली गई है, उनको तबाह बर्बाद कर दिया जा रहा है। तो उसके बाद वो साइबर डोमेन में आकर के अनेक तरीके के अलायंसेस, पार्टनरशिप करके छोटे बड़े जितने भी रेडिकलाइज्ड जो आतंकी ग्रुप के साथ आपस में कोलैबोरेट करते हैं, तो साइबर डोमेन पर भी विशेष सतर्कता बरतनी होगी। और एक कम्प्रेहेंसिव जीरो टॉलरेंस का जो अप्रोच है, इसको लगातार और अधिक से अधिक रोबस्ट करना होगा। और मेरा मानना है कि एनआईए ने शानदार कार्य किया है। मैं भी एनआईए को इसकी सफलताओं के लिए बधाई देता हूं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि एनआईए इसी तरीके से अपने अभियान को चलाए और एक एक आतंकी का जो जब तक खात्मा नहीं हो जाता, अभी भी जैसे कि रिपोर्ट्स आती हैं कि कुछ फॉरेन टेररिस्ट जो हैं वो हमारे क्षेत्रों में ऑपरेट कर पाने में और पीर पंजाल के पहाड़ियों में, पुंछ राजौरी के जंगलों में जाहिर है कि वो छुपे हुए रहते हैं। तो सभी का खात्मा जो करना नितांत आवश्यक है और उनके सपोर्ट बेस का भी खात्मा करना आवश्यक है। और सबका नंबर लगेगा सबको। जी सर, सबको हुरों के पास भेजा जाएगा। इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ बिल्कुल तैयारियां कर रही हैं इसकी। मैं लौटता हूं क्योंकि बांग्लादेश से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आऊंगा। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए। भारत आ रहे बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के चीफ, बड़ी खबर इस वक्त की। सीमा पर तनाव के बीच भारत का अहम दौरा, बड़ी खबर इस वक्त की। बीएसएफ के डीजी से मिलेंगे मेजर जनरल सिद्दीकी, बड़ी खबर। भारत के बाढ़ लगाने से परेशान है बांग्लादेश, बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए क्योंकि वक्त लगातार कम होता जा रहा है। भारत आ रहे हैं बीजीबी के चीफ, बांग्लादेश गार्ड बॉर्डर के चीफ जो हैं
वो भारत के दौरे पे आ रहे हैं। मेजर जनरल अशरफुज्जमान सिद्दीकी भारत आ रहे हैं। बीएसएफ के डीजी प्रवीण कुमार से मुलाकात करेंगे। साल में 2 बार मिलते हैं दोनों देशों के अधिकारी, एक मुलाकात दिल्ली में, एक मुलाकात ढाका में। सीमा पार बाढ़ लगाने से सीमा पर बाढ़ लगाना और सीमा पार अपराध, घुसपैठ और अवैध बांग्लादेशियों को सौंपना, ये अहम मुद्दे जिन पे बातचीत होगी। पश्चिम बंगाल की 2216 किलोमीटर लंबी सीमा, इसमें से 1647 किलोमीटर पर बाढ़ लगाई गई है। भारत बांग्लादेश की बात करें तो 4096 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। 864 किलोमीटर ऐसा बॉर्डर है जिस पर अभी तक बाढ़ नहीं लग पाई है, जिसके लिए लगातार काम भारत की तरफ से किए जा रहे हैं। मेजर जनरल पीके सहगल सर के पास हम चलेंगे। पीके सहगल सर, डीजी बांग्लादेश गार्डर बोर्ड के भारत के दौरे पर अहम ये दौरा 9-10 जून के आसपास हो सकता है। क्या मायने उस वक्त जिस वक्त भारत अवैध घुसपैठियों को लेकर बहुत सकता है और सीमा पर बाढ़ लगाने को लेकर बहुत सकता है? सर देखो, बांग्लादेश बहुत बड़े पैमाने पर अपोज कर रहा है। हिंदुस्तान ये बाढ़ अपनी जमीन पे लगा रहा है, इसलिए बांग्लादेश का कोई हक नहीं बनता कि हिंदुस्तान को बाढ़ लगाने से मना किया है। लेकिन उनकी बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम है। अगर आपको याद होगा, हिंदुस्तान के वेस्ट में गोल्डन क्रीसेंट है और ईस्ट में गोल्डन ट्रायंगल है, म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड, जिसके माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर ड्रग्स आती हैं हिंदुस्तान के अंदर। और ड्रग्स का जो रेवेन्यू है, बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है इन टर्म्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, जिसको काफ़ी बड़े पैमाने पर बांग्लादेश को भी वो हासिल मिलता है। तो उसके माध्यम से इस ओपन बॉर्डर के माध्यम से फेक करेंसी आती है, टेररिस्ट आते हैं, बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आते हैं और वो नहीं चाहते कि उनका जो रेवेन्यू का साधन है वो बंद हो जाए। फेक करेंसी जो भेजते हैं हिंदुस्तान में चाइना की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें बांग्लादेश एज ए ट्रांजिट रूट है, उसको ट्रांजिट के लिए उसको पैसा मिलता है, वो साधन बंद हो जाए। और बड़े पैमाने पर आतंकवादी भी आते हैं, उससे असला आता है, उधर से वेपन्स आते हैं। और हिंदुस्तान अपनी सुरक्षा के निगाह में रखते हुए बड़े पैमाने पर यहाँ बाढ़ लगाना चाहता है और इसको किसी प्रकार से हिंदुस्तान की सरकार एक्सेप्ट नहीं करेगी कि हम बाढ़ नहीं लगाएंगे। हमारी कोशिश है कि अगले 2 या 3-4 महीने के अंदर ये बाढ़ जो है 864 किलोमीटर लग जाए। पुरानी जब सरकार थी तब ममता बनर्जी ने वो बाढ़ लगाने के लिए जो ज़मीन थी वो बीएसएफ को दी नहीं थी, लेकिन सुवेंदु की सरकार ने वो ज़मीन बीएसएफ को दे दी और बीएसएफ को हुक्म दिया है कि विद इन द नेक्स्ट 1 to 2 months, इनफैक्ट विद इन 6 वीक्स, बारिशें शुरू होने से पहले उस इलाके में बाढ़ जल्दी से जल्दी लग जाए, ताकि हर प्रकार से घुसपैठियों को रोका जा सके, फेक करेंसी को रोका जा सके और बड़े पैमाने पर जो ड्रग्स आती थी, असला आता था, वेपन्स आते थे, वो सबको रोका जा सके। और हिंदुस्तान इसको किसी प्रकार से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। और नेशनल सिक्योरिटी बहुत बड़े पैमाने पर वायलेट हो रही थी ममता बनर्जी के तौर पर। बैक टू यू। ठीक है संजीव जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। शायद 2.5 से 3 मिनट मेरे पास और बचे हैं, लेकिन थोड़ा समझाइए भारत बांग्लादेश के रिश्ते किस तरफ जा रहे हैं? तारिक रहमान जब से आए हैं, हम किस राह पे दोनों देशों के रिश्तों को जाता हुआ देख रहे हैं? सर देखिए, भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं, उनकी जो नींव है, जो उनका आधार है, वो बहुत ही मजबूत है, गहरा है। और ये जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो हमारे जो शेयर्ड वैल्यूज, शेयर्ड इंटरेस्ट और सारे के सारे जो पीपल टू पीपल कनेक्ट हैं, वो उसको एक गहरा मजबूत आधार प्रदान करते हैं। और ये अवश्य है कि अनेक ऐसे जो विषय हैं जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बातचीत की प्रक्रिया में आते हैं, इश्यूज हैं, जिसमें कि अवैध जो इलीगल इमाइग्रेंट्स का जो इशू है, बड़ा इशू है। और इसको भारत की सरकार और राज्य की जो सरकार है, अब जो वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ है, शुभेंदु अधिकारी की नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, केंद्र में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सभी एक कॉमन जो रणनीतियों के तहत इस पूरे इलीगल इमाइग्रेशन के इशू को एड्रेस करने जा रहे हैं। और ऐसे में ये जो बाढ़ लगाने का जो कार्य है, वो मेरे असेसमेंट के मुताबिक सरकार तेज गति से आगे बढ़ाएगी। और ये 4096 किलोमीटर की एक लंबी सीमा है और जाहिर है कि उसमें टफ टेरेन्स भी हैं और अनेकों चुनौतियां भी हैं, लेकिन बाढ़ लगाने का जितना कार्य जहां कहीं भी बेस्ट पॉसिबल तरीके से किया जा सकता हो, उसे किया जाना चाहिए। क्योंकि जैसा कि सर ने अभी बताया कि जो इलीगल ड्रग जो आती हैं, मानव तस्करी होती है, अवैध घुसपैठिए आते हैं, और उन सारे स्थितियों को डील करने के लिए
और भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की अपनी जो इम्पेरेटिव्स हैं उसको सर्व करने के लिए ये जो फेंसिंग है वो नितांत आवश्यक है। घुसपैठियों ठीक है। को डिपोर्ट करना भी उसी प्रक्रिया का पार्ट है। और मेरा मानना है कि सरकार बहुत ही संकल्पबद्ध तरीके से जो इलीगल इमाइग्रेशन पर लगाम लगाने के लिए वो कार्य करेगी। और बीएसजी के जो मेजर जनरल सिद्दीकी हैं उनसे जो वार्ता हो रही है ये तारिक रहमान की सरकार जाने के बाद पहले ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो रहेगा security देखना। समय establishment चाहता हूँ का थोड़ा पहला सा, high level समय का interaction। अभाव है, पीछे से लगातार कमान आ रही है संजीव जी की, समय खत्म हो चुका है। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, मेजर जनरल पीके सहगल सर बहुत बहुत शुक्रिया, संजीव श्रीवास्तव जी आपका भी शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो डिफेंस स्पेशल में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।